of अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। सामान्य लोग समझ सोचते हैं कि युद्ध मतलब क्या होता है, देव ढंग से हथियार उठाना भिड़ जाना। ऐसा नहीं है। 90% तैयारी के लिए दिया जाता है और केवल 10% जो है फील्ड में एग्जीक्यूट होता है। वो क्या एग्जीक्यूट होता है? जो भी अनपेक्षित चीजें घटती हैं उनको हैंडल कैसे करना। तो जो अनपेक्षित चीजों को हैंडल कर लेता है वो विजेता होता है। तो इस प्रसंग से वास्तव में हमारे युवा पीढ़ी को यह सीखने की आवश्यकता है कि प्लानिंग कैसी हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना उसके सामने चौथाई भी नहीं थी। उसको इतनी रसद दे के भेजा गया था कि अगर ये युद्ध सालों तक चला तो भी वो चला सकता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति कैसी बनी, कूटनीति क्या चली, उन्होंने कैसी कूटनीतिक चालें चली, कैसे उसको वहां लेके आए। एक बहुत अपने शास्त्रों में एक नीति है, नक्र स्वस्थानम आसाध्य, नक्र स्वस्थानम आसाध्य गजेंद्रम अभिकर्षति। यानी मगर जो होता है ना, उसके सामने हाथी कितना बड़ा होता है। अगर एक तराजू मगर को रख दिया जाए, एक तराजू में हाथी को रख दिया जाए तो कितने मगर चढ़ाने पड़ेंगे जब एक हाथी के बराबर वजन होगा। लेकिन वही मगर अगर हाथी तालाब में पानी पीने आ जाए और उसको तालाब में पकड़ ले तो उसको पकड़ के गहराई में ले जाता है और वो हाथी को मार सकता है, जबकि उसकी शक्ति मगर से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन तालाब उसका क्षेत्र है, हाथी का नहीं है। तो यही नीति चली दोनों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो सह्याद्री के राजा थे, पर्वतों के राजा थे। उनको पर्वतों का एक एक हिस्सा पता था, जंगल का एक एक कोना पता था। अफजल खान को उसके सरदारों ने चेताया भी था कि तुम मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन अफजल की मनोवृत्ति को महाराज बहुत अच्छे से जानते थे और वो जानते थे कि इसको कैसे उकसाना है। तो उन्होंने सारी एक स्टेप बाय स्टेप वो चालें चली जिससे अफजल को लगने लगा कि नहीं ये तो मेरे सामने कुछ नहीं। पहले तो उन्होंने यही दिखाया कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, आप तो बहुत बड़े हो, मैं तो बिल्कुल शक्तिहीन हूँ, मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं डर रहा हूँ। अपने वकील के माध्यम से वो सारे मैसेज वहाँ तक उनको पहुँचाते थे। ऐसे करते 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 उसको धीरे धीरे वहाँ तक ला के पूरी योजना बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्लानिंग का हिस्सा है ना, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को वो जानने जैसा है कि प्लानिंग कैसे करते हैं, संसाधनों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं अपनी टीम को, कंट्रोल कैसे करते हैं। आज अपन प्लान बी की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय प्लान बी और प्लान सी भी बना के रखा था कि मान लो इसका विपरीत होता, अफजल उनको हानि पहुंचा देता। हो सकता है, युद्ध है तो 50-40% चांसेस दोनों के पास होता है। और ऐसा नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मैं इसको मार ही दूंगा। उनको पता था ये रिस्क है, उल्टा भी हो सकता है। उसकी भी तैयारी थी। उसकी तैयारी ये थी कि अफजल अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का नुकसान करता तो भी वो जिंदा नहीं वापस जा सकता था। ऐसी व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई थी, नहीं जा सकता था। और उसके बाद क्या होता, मतलब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को हानि होती, अफजल ही मारा जाता, तो उसके बाद भी राज्य व्यवस्था कैसी चलानी है, क्या नियम रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन कौन किस किस दायित्व पे क्या क्या काम करेगा, किसके मार्गदर्शन में काम करेगा, यह सब व्यवस्था उन्होंने बना दी थी। इतनी परफेक्ट प्लानिंग थी। और इसलिए जब अफजल मारा गया उसके बाद भी शिवाजी महाराज ने, चूंकि एक सफलता मिली है, आज होता है हमको छोटी सफलता मिलती है, एक टीम क्रिकेट का मैच जीतती है तो शाम को क्या करती है, सबको पता है, जश्न पार्टी। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, इतने बड़े शत्रु को मारने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज रुके नहीं। उन्होंने कहा यही एक समय है। उन्होंने हर संधि जो बोलते हैं उसको, अवसर को सोने में बदला, सुवर्ण संधि में परिवर्तित किया कि अब अफजल और इसकी सेना मारी गई है तो ठेठ आदिल शाह तक हमारा मार्ग पूरा खुला है, हमला करो, और मुहिम जारी रखी गई। तो ये उनका वैशिष्ट्य था। तो प्लान ए भी तैयार, प्लान बी भी तैयार, प्लान सी भी तैयार, और आगे की भी योजनाएं सब तैयार थी। इसलिए इधर राज जब ये गए मुहिम पर तो मुहिमों में सफलता मिलती गई। इस अफजल के वजह से पूरा हिंदू समाज ही नहीं, पूरा उस समय का जो राष्ट्र का हर समाज हिल गया। और हिंदू समाज के बीच में देखिए क्या परिवर्तन आया है मानसिकता में। जो इतने सालों का सारा अन्याय और अत्याचार जो झेलते आ रहे थे, ना अपने हिसाब से पूजा कर सकते थे, ना अपने मंदिरों को बचा पा रहे थे, ना अपनी मातृशक्तियों को बचा पा रहे थे, और ये मान के चले थे कि दिल्ली शोरोबा जगदीश शोरोबा, यानी जो दिल्ली में बैठा है उसी को अब हमारे को ईश्वर मान के पूजा करनी है। आज भी देखिए ना, 200 साल का जो प्रभाव है अंग्रेजों का,
उसको मिटाने में आज भी हमको नाको चैन में चबाना पड़ रहे हैं। आज भी अपनी शिक्षा व्यवस्था से हम अंग्रेजी नहीं हटा पा रहे हैं। आज भी अपना जो तंत्र है राष्ट्र का, वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, सब में अंग्रेजियत हावी है। 200 साल का जो उनको जो व्यवस्था बना के गए थे, उसका प्रभाव मिटाने में आज 75 वर्ष लग गए, लेकिन हम मिटा नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए, वो मुगलों का वो जो आक्रांता थे, उनका प्रभाव तो सैकड़ों सालों का था। उसको मिटाने का कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। और उस समय उनके एक इतने महत्वपूर्ण सिपाह सलार को मार देना, ये हिंदू समाज के लिए इतनी बड़ी घटना थी। और मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, चूंकि एक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है, विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का अफजल का वध एक बहुत बड़ा मोड़ है, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्थापित किया एक कुशल रणनेता के रूप में, रणनीतिज्ञ के रूप में, कुशल राजनेता के रूप में, कुशल योजक के रूप में, कुशल योद्धा के रूप में। और जिसके बाद फिर उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि लोगों का जब विश्वास आप अर्जित करते हैं तभी आपकी टीम बढ़ती है, और जब टीम बढ़ती है तब आप बड़े काम कर पाते हैं। अब औरंगजेब जो दिल्ली में बैठा था, वो इस घटनाक्रम के कारण बड़ा गंभीर हो गया और उसने देखा कि ये भविष्य में जाकर मेरे लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा था, और ये शाइस्ता खान 1 लाख की सेना लेके आए हैं दिल्ली से, और उसको 3 साल की रसद दी गई थी कि 3 साल में अगर युद्ध चला तो तुम चला सकते हो। शिवाजी क्या है, वो कहते थे पहाड़ी चूहा ही तो है, इसे समाप्त करना कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। और इसने भी एक मनोवैज्ञानिक खेल रचा। पुणे के पास में, पुणे नहीं, उस समय पुणे का हिस्सा था वो, शिवाजी महाराज जहाँ पले बड़े, जहाँ बचपन बीता उनका, वो लाल महल नाम का स्थान था। उसने शाइस्ता खान ने सबसे पहले लाल महल पर ही कब्जा किया। अब आप सोचिए, जो गांव से यहाँ आए हुए हैं, आपके गांव में आपका घर है और उस घर पर कोई आपका शत्रु कब्जा कर ले और पूरा गांव 1 लाख सैनिकों से घेर लिया जाए कि आप उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते साहब। आपके घर के आसपास कितने सर्कल बने होंगे, सोचिए 1 लाख सैनिक मतलब कितने सर्कल बने होंगे। और शाइस्ता खान उसी महल में रह रहा है जिस महल में बचपन की यादें शिवाजी की जुड़ी हुई है, जिसका चप्पा चप्पा शिवाजी महाराज यादों से भरा हुआ है। उनको मनोवैज्ञानिक रूप से कितना दबाव उनके सिर पे चढ़ा होगा। भावनात्मक रूप से जिस घर से आप जुड़े हुए हैं उस पर शत्रु कब्जा कर ले, तो वो चाहता था कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से पहले दबाव में आए, इनको समाप्त में इसी कर दें। लेकिन महाराज ने क्या क्या हुआ देखिए। अनपेक्षित युद्ध नीति, 1 लाख है ना, ठीक है, केवल 300 मावड़ों को लेके गए हैं महाराज, केवल 300। और कैसे गए, तो ये जो रणनीति है, मैं बार बार इस रणनीति पर जोर दे रहा हूँ, युवाओं के लिए खासकर यही सीखने जैसी बातें हैं। हम घटनाओं को पढ़ तो लेते हैं, महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो चीजें चल रही थी वो सीखने जैसी है, उसको जानना चाहिए। तो वैसे ही शाइस्ता खान वाले प्रसंग में 300 सैनिकों को लेकर 1 लाख की छावनी में कैसे घुसे होंगे। मेरे को लगता है कि वो देश की पहली, मतलब पुराण काल में, रामायण काल में हुई थी एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हनुमान जी ने की थी लंका पे जाके, और उसके बाद कलयुग में अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, सफल सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि अब उनको पता था कि लाल महल में कहाँ रुका होगा, उनको चप्पा चप्पा पता था। वहां तक गए, कैसे गए, तो बाराती बनकर गए सारे, और बाराती बनकर गए तो जो डोलियां होती थी उन डोलियों में हथियार छिपाए सबने। और चूंकि शाइस्ता खान की जो 1 लाख की सेना थी उसमें कई हिंदू राजा भी शामिल थे, ये अपने यहाँ की विडंबना है, और उसमें कई हिंदू सैनिक भी थे। लेकिन उसका एक लाभ शिवाजी महाराज को ये मिला कि उन्होंने, हम उस राजा के सैनिक हैं, हम इस सेना से हैं, ये बताकर वहां प्रवेश किया। आवाज आ रही ना मेरी, व्यवधान तो नहीं हो रहा है। लाल महल में घुसते हैं, लेकिन वहाँ शाइस्ता खान की जो बेगमें होती हैं, अब देखिए मातृशक्ति को माताएं बैठी हुई है, ईश्वर ने एक विलक्षण शक्ति दी है सेंस करने, 6 सेंस जिसको बोलते हैं, 6 सेंस। तो माता किसी की भी हो, आपकी हो, मेरी हो, विदेशियों की हो, तो उनका 6 सेंस जागा और वो जाग पड़ी और उनको लगा कि शाइस्ता खान में कुछ खतरा है, उसको चेताया और वो उठकर हड़बड़ा कर भागा। जब तक महाराज तक पहुंच चुके थे, महाराज उसकी गर्दन पर तलवार चलाते, लेकिन वो कूदा, और कूदा तो उसकी 3 उंगलियां महाराज की तलवार से कटी।
लेकिन उसकी वो 3 उंगलियां कटना ही उसके लिए इतना भारी हो गया था कि वो ये सोचकर हक्का बक्का रह गया कि ये क्या इंसान है जो 1 लाख की फौज के भीतर घुसता है, मेरे पास तक पहुंच जाता है, मेरी गर्दन से इसकी तलवार कुछ इंच की दूरी पर ही बच जाती है। अगर आज मैं नहीं कूदता, मेरी बेगम मुझे नहीं उठाती, तो मेरा तो कटा हुआ सर मिलता मेरे भांजे को। उस दहशत में अब जो शाइस्ता खान है वो उत्तर की तरफ भागा और उसके बाद पूरे जीवन में कभी महाराष्ट्र की तरफ या दक्षिण की तरफ उसने नहीं देखा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का वैशिष्ट है। तो इस प्रकार के प्रसंगों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले तो अपनी साख कायम की। दूसरे जो हिंदू राजा थे, जो मुगलों की सेवा करना मजबूरी समझते थे, उनके बीच में एक संदेश गया, समाज के बीच में एक संदेश गया। जिनको सैनिक के रूप में अपनी सेना में शामिल करना था, उनके बीच में एक संदेश गया। देखिए, एक घटनाक्रम है, लेकिन उस घटना का अगर आप व्यापक तरीके से थोड़ा सा विचार करें, मनन करें, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसका प्रभाव कितना दूरगामी है। और एक और आश्चर्यजनक तथ्य बताता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का योद्धा के रूप में, सफल योद्धा के रूप में वर्णन ज्यादा होता है, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में केवल 3 साल युद्ध के हैं, बाकी 25 साल पूरे नागरिक प्रशासन के हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा स्टेब्लिश करा और कैसा उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश किया, उसके कुछ 1-2 उदाहरण अपन देखेंगे। मुगलों ने, आदिल शाही ने उस समय वतनदारी सिस्टम लगा कर रखा था। वो वतनदारी ऐसी होती थी कि वतन मतलब एक क्षेत्र किसी को दे दिया जाता था और ये वतनदारों को कहा जाता था कि आपसे हमको, आपके वतन से या आपके गांव से इतना कर हमको चाहिए। एक लिमिट फिक्स कर दी जाती थी। शिवाजी महाराज ने उस वतनदारी सिस्टम को क्यों समाप्त किया? क्योंकि वतनदार क्या करते थे कि जितना उनको अपने राजा को देना है उतना उसको देते थे, बाकी और जनता से अधिक वसूलते थे और उस वसूलने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। उसके कारण अत्याचार होता था, अन्याय होता था। तो उस अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए अपने लोगों को वतनदारी सिस्टम खत्म किया उन्होंने। और ये जितने भी इस प्रकार के सिस्टम थे उसको सबको वेतनिक बनाया उन्होंने। कर लेने के लिए, कर वसूल करने वाले लोगों को उन्होंने वेतन पर रखा और राजा ने जितना कहा है, राजा क्या जो ही उतना ही वेतन आपको वसूल करना है, उतना ही कर आपको वसूल करना है। कृषि नीति क्या थी, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बताता हूं। आज भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। महाराज के समय कृषकों की चिंता उनको बहुत हुआ करती थी। उन्होंने लोन देने की एक व्यवस्था बनाई थी। वो कैसी थी कि अगर किसी के पास बैल है, जमीन है, लेकिन बीज नहीं है, तो बीज राज्य देता था। किसी के पास बीज है, बैल है, लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है, तो लोगों के लिए वेतन देने के लिए राज्य पैसे देता था। तो जिस कृषक को जिस जिस प्रकार की चीजों की आवश्यकता थी उसके लिए राज्य लोन देता था। और चुकाना कैसे था? ईएमआई क्या थी? तो ईएमआई का भी पैटर्न महाराज ने बनाया था कि आप चाहो तो कैश में दे सकते हो और आप चाहो तो काइंड में दे सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है। यानी अगर आपकी गेहूं की फसल आई है और आपको राज्य के लोन चुकाना है, तो गेहूं की फसल जो आई है उसकी आज की कीमत क्या है? मान लीजिए आपको उस भाषा में बात करें तो 1000 रुपये चुकाना थे, तो 1000 रुपये आज गेहूं की कीमत, जितने भी गेहूं की कीमत होगी उतना निकाल कर रख दीजिए राज्य की ईएमआई के लिए, अलग रख दीजिए। और फिर वो गेहूं रखा कहा जाता था। तो महाराज ने कहा था कि गेहूं भी रखना किसान को ही है, राज्य की संपत्ति को मानकर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज भी देखिए हमारे यहाँ गोदामों में लाखों टन अनाज, बारिश होती तो क्या होता है इसकी स्थिति। लेकिन चूंकि डिसेंट्रलाइज व्यवस्था थी, हर किसान अपनी अपनी फसल की सुरक्षा करता था कि ये राज्य की निधि इसको मानकर, तो वो सुरक्षित रहती थी। तो ईएमआई चुकता हो गई, सुरक्षा भी तय हो गई। अब इसको बेचना कब है? तो अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब इस फसल की कीमत मार्केट में सबसे ऊपर होगी तब बेचना है। मतलब ईएमआई तो आज की कीमत पैदा हो गई, किसान का छुटकारा हो गया। राज्य को लाभ कैसे होगा? तो राज्य के अधिकारियों को कहा कि तुमको तब बेचना है फसल जब मंडी में सबसे हाईएस्ट भाव होंगे। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए, किसान के लिए, राज्य के लिए, अनाज की उपलब्धता के लिए, वितरण के लिए। ये व्यवस्था आज भी हम नहीं कर पा रहे। अब मेरे को इतनी सारी जानकारी कहाँ से हो रही है? मैं कुछ पढ़ता हूँ बिल्कुल। अभी जैसे मेरे परिचय में उल्लेख किया कि 6 पुस्तकों का अनुवाद किया, उसमें से 2 पुस्तकें मैं सौभाग्य से मुझे जो करने को मिली है,
छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है रायगढ़। वहाँ एक लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने संस्था स्थापित की थी, रायगढ़ स्मारक मंडल, जिसको आज 125 साल हो गए हैं। क्यों स्थापना की थी? क्योंकि अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी किलों पर जाने के लिए भी बैन कर दिया था। सारे किलों पर बाड़ाबंदी कर दी थी उन्होंने, कानून बना दिया था कि वो किले पे नहीं जाएगा, क्योंकि उनका डर था। जो लुटेरे होते हैं वो डरपोक ज़्यादा होते हैं कि हम जिस तरह से लूट कर इस देश पर अपना कब्जा बनाए रखे हुए हैं, अगर यहाँ की जनता कभी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आ गई, कभी प्रतिकार क्षमता उनकी जागृत हो गई, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए प्रतिकार क्षमता जागृत न हो, इसके लिए इस समाज में, इस देश के जितने प्रेरणा स्थान हो सकते हैं, उन सारे प्रेरणा स्थानों से यहाँ के समाज को दूर कर दिया जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से सबसे ज़्यादा खतरा लगता था अंग्रेजों को। जब लोकमान्य तिलक वहाँ गए, किसी एक अंग्रेज मित्र के माध्यम से उन्होंने परमिशन लेटर लिया, जो उनको बड़ा दुर्दशा देखी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1818 में कब्जा करते से ही सबसे पहले रायगढ़ जो उनका किला था उसको ध्वस्त किया, सारे दस्तावेज जला दिए, पूरी राजनीति को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनकी योजना थी कि ऐसा कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ था भारत में, ये वो साबित कर सके। अंग्रेज बड़े कुटिल थे, ऐसा कर भी सकते थे। कुछ लोग बाद में स्वतंत्रता होने के बाद भी देखा होगा आपने, कुछ उन्हीं के बताए हुए इतिहास को पढ़ाते रहे, आज तक हम पढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने वो संस्था स्थापित की। आज उस संस्था ने फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का पुनर्संकलन करना शुरू किया, तो उनको 272 पत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल लिखे हुए मिल गए। जब महाराज ने जिस जिस अधिकारी को लिखा, तो उस अधिकारी ने पीढ़ीजात परंपरा से अपने आप उसको संभाल के रखा। ऐसे मूल 272 पत्र महाराज के लिखे मिल गए, जिससे ये सारे आयाम निकल कर आ रहे हैं महाराज। और मराठा इतिहास को लेकर उन्होंने एक संकलन का काम शुरू किया। उस समय मोड़ी में लिखा जाता था, तो 1-2 हज़ार लाख नहीं, 5 करोड़ दस्तावेज अभी तक वो संकलित कर चुके। इतना बड़ा काम कर दिया है रायगढ़ स्मारक मंडल। और अब उससे मराठा इतिहास की वास्तविकता और कई अन्य सुलझे पहलू सामने आने वाले हैं। तो उसके आधार पर 3 पुस्तकें रायगढ़ स्मारक मंडल ने लिखने की योजना बनाई। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, सौभाग्य से जिसका हिंदी अनुवाद करने को मुझे मिला और अनुवाद हो गया, बहुत जल्दी वो प्रकाशित होने वाली है पुस्तक। दूसरा, शिवाजी महाराज की दुखद मृत्यु के बाद में औरंगजेब फिर महाराष्ट्र गया है, और वो कितने साल वहाँ रहा होगा। उसको लगा कि बहुत आसान है, अब ये तो चले गए, अब तो मैं पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त कर दूंगा। 27 साल महाराष्ट्र में औरंगजेब को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी राजे, तारा रानी, राजा राम महाराज, ये तीनों उससे संघर्ष करते रहे और इन तीनों से पार नहीं पा सका। ये जो पुस्तक है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, इसमें औरंगजेब की छावनी की दुर्दशा क्या थी, अंग्रेजों ने लिखी हुई दुर्दशा उस पुस्तक में हमको इतिहास में बताया नहीं गया। किस तरह से मराठा जो सरदार थे, संताजी और धनाजी, औरंगजेब की छावनी तक घुस गए थे, औरंगजेब के तंबू तक घुस गए थे। उसके तंबू में लगा हुआ ऊपर जो कलश लगा था, उस कलश को काट तक दिया था उन्होंने। वो तो उस दिन औरंगजेब की किस्मत अच्छी थी, ये तो ये दोनों वीर बहादुर औरंगजेब की गर्दन से काट के चुके थे। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सिस्टम खड़ा किया था, कि वो सिस्टम के कारण जिससे कर सके कि उनके जाने के बाद भी मराठा साम्राज्य को कोई बाल भी बाका नहीं कर सका था। और अब जो बात हुई थी कि धर्म गेला, इस गए हुए धर्म को वापस ऊपर उठाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, उसके 1-2 प्रसंग देखेंगे। उनको पता था कि हमारे शास्त्र की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, तो स्वयं की राज मुद्रा, पहले उस समय राज मुद्राएं फारसी में हुआ करती थी, स्वयं शाहजी राजे की मुद्रा फारसी में थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मुद्रा संस्कृत में बनाई। अभी जो संचालक बता रहे थे, प्रतिपश्चंद्र लेखे वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शासनो शिवस्येषा मुद्रा भद्राय राजते। तो इसमें जो मुद्रा भद्राय राजते, जो भद्राय शब्द है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी लोक कल्याण। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का जो मूल आधार था वो लोक कल्याण था, लोक के लिए राज। आज अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी में, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इसको साकार 400 वर्ष पहले हमारे यहाँ कर दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज। और वास्तव में अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सिस्टम खड़ा किया था, जैसे मैंने कहा था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने नागरिक प्रशासन, लोक प्रशासन पर दिया था। और उनके लोक प्रशासन के जो आयाम है, एक उदाहरण देता हूँ। जो लोक प्रशासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में, उनका वेतन अधिक था सेना से। अब आपको आश्चर्य लगेगा ऐसे कैसे, लेकिन उनका मानना था कि सेना के मुहिम में
उस समय चलती है जब आपको उस समय आक्रमण करना होते थे या किसी शत्रु का आक्रमण हुआ तब जीतना होते थे। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो हमेशा काम करता है, नागरिक कल्याण के लिए अगर कोई काम करता है, नागरिक के विकास के लिए अगर कोई काम करता है, देश के विकास के लिए कोई काम करता है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसलिए उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपर एंड पे रखा था। हम जानते हैं अष्टप्रधान मंडल छत्रपति शिवाजी महाराज की ही देन है, लोकतांत्रिक पद्धति फिर से। और आज ये तथ्य बताते हुए हम सबको आश्चर्य लगेगा, गौरव लगेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो ये सूत्र दिया था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो अपर एंड पे होना चाहिए और उनका पे स्केल अपर होना चाहिए, आज पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। तो इस मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो केवल महाराष्ट्र के या किसी समाज विशेष के नेता नहीं है, वो देश के भी नहीं है, वो विश्व के नेता है, ग्लोबल लीडर है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय को, उनके जीवन को, उनके कार्य को हर भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, देश के कोने कोने में ले जाने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू व्रत त्यौहार सारे पंचांग के आधार पर चलते हैं, लेकिन इतने सालों से जो चला आ रहा था उसके कारण उसमें भी विकृतियाँ आना शुरू हो गई थी। ये कुछ अनजाने पहलू हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कृष्णा ज्योतिष नाम के ज्योतिष उनके पास में, उन्होंने कर्ण कौस्तुभ नाम का एक ग्रंथ लिखवाया और पंचांग शुद्धि कैसे करना ये उससे उन्होंने करवाई। पूरी पंचांग शुद्धि और शुद्ध पद्धति से पंचांग उन्होंने लिखवाया। कविंद्र परमानंद का नाम हम सबने सुना है, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र लिखा, अनुपुराण के नाम से वो जाना जाता है, जिसको अब हम शिव भारत इस नाम से जानते हैं। वो भी उन्होंने संस्कृत में लिखवाया था, क्योंकि चाहते थे कि संस्कृत जो कि विलुप्त हो गई है, विलुप्त होने के कगार पर आ गई है, उसका पुनरुत्थान 400 साल पहले किया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। जो मंदिरों की स्थिति हमने देखी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से एक यू टर्न लेना शुरू किया। अभी अभी हाल में आपने सुना होगा, गोवा में गोवा सरकार ने सप्तकोटेश्वर मंदिर का फिर से एक बार उद्धार किया। वो पुर्तगालियों ने तोड़ दिया था, और सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और फिर से मंदिरों